हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नंबर 7 अशोका द एम्पायर हु गिव अप वॉर। अशोका एक रूलर जिसने युद्ध को त्याग दिया, मतलब युद्ध छोड़ दिया, गिव वॉर कर दिया। तो देखिए क्या आता है। देखिए ए वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर। देखें किंगडम स्मॉल किंगडम होता है, छोटा जिसका एरिया स्मॉल एरिया होता है एक राजा रूलर का। लेकिन जो बड़ा जब किंगडम होता है, कई कई सारे स्टेट्स को मिक्स कर देंगे तो एक क्या बन जाता है, एक एम्पायर बन जाता है। तो ऐसा ही जो राजा अशोक था उसके पास एक बड़ा एम्पायर था। तो देखिए चैप्टर को हम देखते हैं आगे। देखिए इसमें आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो करवा रहा है वो द लॉयन कैपिटल से करवा रहा है। आप देख सकते हो ये क्या है, ये अशोक स्तंभ है, अशोक के पिलर हैं। तो उन्होंने इंडिया में अलग अलग जगह पे क्या किया, स्टोन से पत्थरों को काट करके उस पर डिफरेंट टाइप की उसके स्कल्पचर्स हैं, अलग अलग कटिंग करके और इस प्रकार के पिलर स्टेबलाइज किए हैं। तो इसी पिलर को हमने इंडिया के अंदर हमने बात किया तो नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया है। तो वो भी जो सत्यमेव जयते आप जो देखते हो उसमें 3 लाइन्स दिखते हैं, एक्चुअली इसमें 4 होते हैं, एक बैक साइड में होता है ऐसे। तो ये यहीं से लिया गया है। तो देखिए आप इसमें द लॉयन कैपिटल वाज कवर्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। सारनाथ में एक बड़ा सा ये पिलर और पिलर के ऊपर इसको स्टेबलाइज किया गया है। तो ये हमारा क्या नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया है। आप इंडियन जो करेंसी है उसमें आप देख सकते हो, इंडियन कॉइन्स के ऊपर आप जो ये दिख रहा है, इसके अलावा इंडियन जो पेपर करेंसी है उसके अंदर भी आप क्या है, ये नेशनल जो एम्बलम है इंडिया का, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम चैप्टर में आते हैं। देखिए अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस। देखिए अशोका एक बड़ा रूलर था। उसने क्या किया, अपने जो इंस्ट्रक्शन थे, निर्देश थे डिफरेंट टाइप के, जो ऑर्डिनेंस थे होते थे, आदेश होते थे, उन सब को क्या करते थे, पत्थरों पे लिखवाते थे। जो पत्थर पे लिखते हैं ना, स्टोन पे लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिलरों पर या रॉक सरफेस पे लिखते थे, उन्होंने लिखवाए थे काफ़ी सारे ऐसे। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स अगो। देखिए जो मौर्य किंगडम था उसको जो फाउंडेड किया था, इस्टेब्लिश किया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो अशोक के ग्रैंडफादर थे, मतलब अशोक के दादा थे। तो उन्होंने आज से लगभग 2300 साल पहले इसको स्टेबलाइज किया था। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके साथ में उनका एक सपोर्ट करने वाले थे जिनका नाम है चाणक्य या कौटिल्य। ओके, काफ़ी वाइज मैन थे और उन्होंने अपने आइडिया स्टेट की या मतलब जो किंगडम है उसके अंदर जो रूलर है वो किस प्रकार से पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा, इस प्रकार ये कंप्लीट जो रूल रेगुलेशन से रिलेटेड उन्होंने एक बुक तैयार की थी और उस बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। तो हम जो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र में जो चाणक्य या जिसको हम कौटिल्य बोल सकते हैं, उनके आइडियाज़ हैं। एक बुक का नाम अर्थशास्त्र है, उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप की रूल रेगुलेशन से रिलेटेड आइडियाज़ हैं। तो वो है चाणक्य की बुक। ओके, और जो मौर्य किंगडम है उसको जो स्टेबलाइज किया था तो वो किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। टाइम पीरियड 2300 ईयर्स बिफोर। ठीक है, इतने साल पहले इसने स्टेबलाइज किया था। देखिए आगे डायनेस्टी की बात करते हैं। डायनेस्टी क्या होता है, देखिए व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड ए डायनेस्टी। डायनेस्टी एक मतलब सेम फैमिली के अंदर जब कई सारे रूलर बनते हैं एक के बाद दूसरा ऐसे से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं, वंश बोलते हैं कम्प्लीटली ऐसे। इसी प्रकार से यदि हम मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं तो देखिए आप, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ये रूलर बने थे, आपको पता है, जो मौर्य किंगडम का फाउंडर है, फाउंडेड इसी ने किया था सबसे पहले। उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार बना था, उसके बाद उनका बेटा अशोक बना था। ठीक है, जो हम चैप्टर में अशोक की बात कर रहे हैं। तो ये एक मौर्य साम्राज्य क्या है, डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी होगी। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोका था। ठीक है, अब देखिए अशोका की इंडिया में या इंडिया के पास में जो अब्रोड कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्री हैं,
उसमें कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, मतलब स्टोन के ऊपर डिफरेंट टाइप पिलर्स के ऊपर उनके इंस्क्रिप्शन लिखे, मैसेज मिले हैं ऐसे डिफरेंट टाइप के। तो देखिए आप इंडिया में जो साइट एरिया अलग अलग रेड डॉटेड जो दिखा रखे हैं वो एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। आप मैप में देखिए, आप देख सकते हो इसमें, इधर अफगानिस्तान में भी देख सकते हो कंधार का एरिया है, ये लम्बकाला एरिया है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पर खालसा देख सकते हो, ऐसे टोपरा, ऐसे कई सारे जितने भी एरिया डिफरेंट है। ये पाटलिपुत्र जो मौर्य किंगडम की कैपिटल थी, इसके जो बड़े बड़े मेन शहर थे तो तक्षशिला। इसके अलावा हम उज्जैन की बात करते हैं तो ये क्या थे, अलग अलग स्टेट की कैपिटल थी, तक्षशिला उज्जैन है, और पाटलिपुत्र खुद इस किंगडम की कैपिटल थी। तो पूरे इंडिया के वाइड एरिया में इनका पूरा पूरा ऐसे पूरा किंगडम था। ठीक है, देखो आगे। देर आर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। देखिए हम बात करते हैं इनका जो एरिया था पूरा, उसमें कई सारी सिटीज़ थी जिसमें उसकी कैपिटल खुद ही कैपिटल पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा अदर मेजर सिटीज़ थी, तक्षशिला और उज्जैन थे। ठीक है, अब देखिए जो तक्षशिला था, जो पाकिस्तान में आज तक्षशिला था, क्या था, तक्षशिला वाज ए गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। जो लोग नॉर्थ वेस्ट हैं, अफगानिस्तान से या ईरान इराक से, उस पार्ट से जो लोग आते थे वो वाया तक्षशिला से आते थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। दूसरा उज्जैन की हम बात करते हैं तो जो लोग नॉर्थ से साउथ ईस्ट, साउथ से नॉर्थ आते थे तो बीच में उनका एक रेस्टिंग पॉइंट क्या था, उज्जैन था, जहाँ पे वो रुकते थे ऐसे। ठीक है, बीच में पड़ता था ऐसे। और डिफरेंट टाइप के जो लोग थे, जैसे मर्चेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, क्राफ्ट पर्सनस हैं, ये सारे लोग हैं इन सिटीज़ में रहा करते थे। सिटीज़ के अंदर जो लोग ऐसे होते हैं जो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग होते हैं। देखो आगे। इसके अलावा यदि हम रूरल एरिया की बात करते हैं, गाँव में क्या फार्मर्स होते थे या हेडर्स होते थे। तो फार्मर्स जो खेती करते हैं, आपको पता है हेडर्स कौन से होते हैं, जो लोग पशुओं को पालते हैं, लिव स्टोर रियरिंग करते हैं। ठीक है, वो होते थे ऐसे। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में, इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है उसमें हम बात करें तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में कुछ लोग ऐसे थे जो गैदरिंग करते थे, मतलब जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट मटेरियल है उनको कलेक्ट करते थे ऐसे, और उसी पे सर्वाइव करते थे। कुछ लोग थे जो हंटिंग करते थे एनिमल्स के ऐसे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं उन पूरा जो वाइड एरिया था तो उसमें डिफरेंट टाइप के लोग अपनी लैंग्वेज अलग अलग बोलते थे। जैसे आपको पता है इंडिया में काफ़ी सारे डाइवर्सिटी है तो लैंग्वेज में। इसके अलावा उनके लोगों की जो फूड स्टाइल थी उसमें डिफरेंट वेरिएशन था। इसके अलावा क्लॉथ स्टाइल के अंदर तो मतलब डाइवर्सिटी थी। हमने मैप में देखा इतना बड़ा वाइड एरिया का जो मौर्य किंगडम था तो उसमें अलग अलग टाइप के लोग भी रहते हैं, अलग अलग उनके ऑक्यूपेशन भी हैं। अब देखिए आगे, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एम्पायर और किंगडम में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए किंगडम होता है वो छोटा होता है और एम्पायर क्या होता है, लार्ज होता है। समझ गए, इसके लिए रिसोर्सेज की, तो एम्पायर्स को ज़्यादा रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए, और डिफरेंट टाइप के ऑफिसर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है जो किंग या रूलर होता था उनके इनकम का जो मेन सोर्स होता था वो क्या होता था, टैक्स होता था। तो पब्लिक से अलग अलग वे से वो टैक्स को कलेक्ट करते थे। देखिए हम रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर के अंदर रूलिंग किस प्रकार से करते थे, देखिए हम बात करते हैं। एट द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। जो एम्पायर काफ़ी बड़ा होता था तो उसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग वे से क्या होते थे, उसका रूल किया जाता था। तो देखिए हम बात करते हैं, जैसे हम मौर्य किंगडम की बात करें यहाँ पर, तो पाटलिपुत्र के पास का जो एरिया था तो उस पर मैन डायरेक्ट कंट्रोल एम्पर का होता था, जो भी उस टाइम रूलर होता था उसी का होता था। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के ऑफिसर हैं वो रिक्रूट होते थे जो डिफरेंट टाइप का टैक्स कलेक्ट करते थे। वो टैक्स या तो फार्मर से लेते थे या हेडर से लेते थे या क्राफ्ट पर्सन से या ट्रेडर से। क्राफ्ट पर्सन जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाने वाले जो लोग होते हैं ना उसको क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं। ट्रेडर्स बिजनेसमैन से, ठीक है, जो पास में टाउन में या विलेज एरिया में रहते थे। इसके अलावा Officials were punished those who disobey the rules order. Many of these officers were given salary. देखिए
इसके अलावा ऑफिसर्स थे ना, वो पनिश भी करते थे जो लोग उनकी मतलब ऑबे को, उनकी आज्ञा को नहीं मानते थे, डिसओबे करते थे, उनको पनिशमेंट भी मिलता था। इसके अलावा उन ऑफिसर्स को, ऑफिसर्स लोग थे, उनको सैलरी कौन देते थे? रूलर देते थे। ओके, इसके अलावा मैसेंजर थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते। मैसेंजर मतलब मैसेज देना। जो अशोक का जो मैसेज था वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक रूरल एरिया से दूसरे गांव में भेजना, इस प्रकार के मैसेंजर वाले लोग थे। तो वो क्या करते थे? मैसेज दूसरी जगह भेजने का आते थे। इसके अलावा कुछ स्पाइक होते, जासूस रखते थे जो इन ऑफिसरों पे उनकी मॉनिटरिंग कर सके, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीच में करप्शन कर जाएं। तो ऐसी इस प्रकार के जासूस भी छोड़ रखे थे। इसके अलावा एम्परर ने क्या कर रखा था? ये जो डिफरेंट टाइप के जिन ऑफिसर्स थे, स्पाइक्स थे, सब डिफरेंट टाइप के थे ना, इनके ऊपर और डिफरेंट टाइप के रॉयल फैमिलीज के लोग थे, तो उनको सुपरवाइज करते थे या सीनियर मिनिस्टर बना रखे, तो जिनको पूरी पूरी मॉनिटरिंग चलती थी। इसके अलावा हम बात करते हैं अदर एरियाज थी, जैसे मेन जो सेंट्रल एरिया, इसके अलावा अदर एरियाज भी थे जिनको हम प्रोविंसेज बोलते हैं। जैसे हम बात करें इंडिया में एक पूरा बड़ा इंडिया है, तो इसमें क्या अलग अलग स्टेट हैं। ऐसे ही उस टाइम जो मौर्य किंगडम था उसमें भी अलग अलग प्रोविंसेस थे और जिनकी अपनी सेपरेट इंडिपेंडेंट क्या होती थी? कैपिटल। जैसे हम बात करें तक्षशिला है, उज्जैन, ये भी अपने आप में क्या थी? सेपरेट कैपिटल थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो पाटलिपुत्र की जो बात करते, पाटलिपुत्र तो डायरेक्ट एम्परर के कंट्रोल में था, तो ये अलग अलग स्टेट थे डिफरेंट टाइप के। तो पाटलिपुत्र से क्या करते थे? वहाँ के रॉयल प्रिंसेस जो उनके नोबल पर्सन होते थे, राजकुमार होते थे, उनको क्या बोलते? एज ए गवर्नर बना करके और इन स्टेट्स में भेजते थे। जैसे उज्जैन है या तक्षशिला जो कैपिटल सिटी थे ना, वहाँ पर वो लोग भेजते थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोकल कस्टम्स या रूल्स हैं वो लोकल चलते थे। वहाँ से जो लोकल ट्रेडिशन थी उन्हीं को फॉलो किया जाता था। ठीक है, लेकिन कंट्रोल के लिए क्या होते थे? वो पाटलिपुत्र से डिफरेंट टाइप के लोगों को यहाँ पर एज ए गवर्नर भेजते थे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो किंगडम का एरिया था काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लार्ज एरिया था। तो अब पूरे एरिया पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं थे ऐसे। ठीक है, इसलिए मौर्य जो किंगडम थे उन्होंने क्या किया कि जो मेन रोड्स हैं, रिवर्स हैं, उन्हीं पे उन्होंने क्या किया? कंट्रोल किया। क्योंकि जितने भी रोड्स की जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन के, रिवर्स की भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उन पे उन्होंने क्या किया? पूरा कंट्रोल किया और वहाँ से उन्होंने डिफरेंट टाइप के टैक्सेज हैं वो कलेक्ट किया। जैसे अर्थशास्त्र में आपको पीछे आपने देखा है कौटिल्य जो उन्होंने लिखा है इसमें अर्थशास्त्र के अंदर कि किस पार्ट से किस प्रकार रिसोर्सेज हैं वो गेन किए जा सकते हैं। जैसे नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है या ईरान वाला पार्ट है, उस साइड से हम ब्लैंकेट मंगवा सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा साउथ इंडिया से गोल्ड या प्रीशियस स्टोन्स हैं, ठीक है, ये मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग थे वो राजा को या रूलर को ट्रिब्यूट देते। ट्रिब्यूट अपनी इच्छा से दिए जाते हैं, भेंट दी जाती थी, जैसे गिफ्ट देते हैं ना वैसे ट्रिब्यूट एक। तो देखिए आप, जिस टैक्स होता है वो तो कंपलसरी होता है, सभी पे टैक्स लगेगा अलग अलग लोगों पे ना, इनकम बेस्ड पे या जो भी उनके सोर्सेज हैं। लेकिन ट्रिब्यूट होती है, लोग अपनी मर्जी से देते थे ऐसे, जैसे उनकी जो गिफ्ट दे रहे हैं तो वैसे क्या होते थे? ट्रिब्यूट होता था। ओके, आगे देखें। देयर आर आल्सो द forested regions, people living in these areas were more and less independent but may have been expected to provide elephant, timber, honey and wax to Maurya officials। देखिए, इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया था, तो फॉरेस्ट एरिया में क्या थे? जो लोग रहते थे वो या तो कम्प्लीटली अपने आप में इंडिपेंडेंट दिया या थोड़ी कुछ लेस इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, तो ये इन लोगों से जो मौर्य ऑफिसर्स थे डिफरेंट टाइप के, वो ऐसे एक्सपेक्ट रखते थे कि ये लोग हमें क्योंकि उनके पास सोर्स क्या है, जो चीज़ें होंगी वही तो प्रोवाइड करेंगे। तो जो लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते थे तो उनसे इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो लोग हमें एलिफेंट देंगे, हमें टिम्बर लकड़ी देंगे, हनी शहद देंगे या वैक्स है वो मौर्यन ऑफिसर्स को देंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों से क्या है? ट्रिब्यूट के रूप में ये लोग एक्सपेक्टेशन रखते थे ऐसे। अब देखिए, जो उस टाइम का मौर्य साम्राज्य से हम बात करते हैं, किंगडम की बात करते हैं, वो किस प्रकार था? द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी की उस टाइम कितना प्रोस्पेरिटी थी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसके अंदर ये मेगस्थनीज है, एक एम्बेसडर था
ग्रीक रूलर सेलुकस निकोटर था, उसने एक अपना राजदूत भेजा, जैसे उसका रिप्रेजेंटेटिव भेजा था मेगस्थनीज ने। ठीक है, तो मेगस्थनीज ने क्या लिखा था अपनी बुक में, लिखा था, देखिए वो अपने आँखों देखा बता रहा है कि एक ऐसा ओकेजन था जिसमें क्या है, राजा है जो एम्परर है वो क्या है, बाहर पब्लिक में आ रहा है, पब्लिक को ऐसे सेलिब्रेशन के लिए आ रहा है, पब्लिक के लिए आ रहा है ऐसे। तो रॉयल प्रोसेसन से एक झांकी के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा शोभा यात्रा, जानते हो आप, जैसे कई बार क्या होता है, हम जैसे मूर्तियों में विसर्जन करते हैं ना, जैसे गणेश चतुर्थी पे ऐसे, तो हम पहले वो बाहर ऐसे प्रोसेसन्स निकालते हैं ऐसे, जिसके अंदर लोग नगाड़े बजाते हैं, ढोल बजाते हैं ऐसे ना। तो वैसे ही राजा की सवारी बाहर निकलती पब्लिक को दर्शन देने के लिए। तो उसमें देखते हैं कि जो रूलर है, राजा है, वो गोल्डन प्लैंकिन, इसके अंदर एक सोने की जो पालकी होता है, जिसमें क्या होता है आगे और पीछे लोग 4 या 8 लोग होते हैं, उसको उठा के रखते हैं, उसमें बैठा हुआ है। इसके अलावा उसके जो गार्ड हैं वो डिफरेंट टाइप के जो डेकोरेटेड एलिफेंट हैं, जो गोल्ड और सिल्वर से पूरा अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, उस पे गार्ड हैं वो उसके चारों ओर चल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ गार्ड ऐसे हैं जो पेड़ों को उठा के लेके चल रहे हैं ऐसे ना, जिस पे काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं वो बैठे होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पेरेट्स हैं जो क्या हैं, राजा के जो एम्परर के सर के चारों ओर घूम रहे हैं, जो ट्रेंड है उनको कम्प्लीटली उनको ट्रेनिंग दे रखा है। इसके अलावा राजा के पास में हम बात करें तो उनके चारों ओर महिलाएं हैं, जो आर्मेड फोर्सेज वाली महिलाएं हैं, जो हथियार उनके पास वेपन्स हैं। तो इस प्रकार का पूरा पूरा उनकी क्या है, ये यात्रा निकल रही है। तो उसमें देख रहा है, वो खुद लिखता है कि उनको, राजा को, एम्पर को डर लग रहा है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे। इसके अलावा राजा को जो खाना है, डायरेक्ट फूड नहीं दिया जाता, फूड से पहले क्या टेस्ट किया जाता है, कोई अदर लोग टेस्ट करते हैं कि उस खाने में किसी ने पॉइजन तो नहीं डाल दिया से, इस प्रकार से। और राजा है या जो रूलर एम्पर की बात कर रहे हैं, एक रूम में 2 नाइट नहीं सोता है, मतलब स्लीपिंग वहाँ नहीं करता है, और चेंज कर कर सोता है कि कहीं दूसरे लोग मुझे मार ना दे ऐसे। तो इस प्रकार से क्या है, ये मेगस्थनीज है, उसने इसका डिटेल होता है कि मौर्य किंगडम इस प्रकार का है। कैपिटल सिटी की बात करें पटना की, जो उस टाइम पाटलिपुत्र था, उसने बताया कि बहुत ही बड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी, सुंदर सिटी है इसमें है। और इसमें देखिए कई सारे बड़ी बड़ी इसमें दीवारें बनी हुई हैं, और इसमें टोटल 570 टावर्स और 64 गेट्स हैं। टावर्स जो सिक्योरिटी के पर्पज हैं, और गेट हैं जो आने जाने के लिए इसमें बना रखे हैं। इसमें जो घर हैं डिफरेंट टाइप के, वो 2 या 3 स्टोरेज हैं, मतलब 2 या 3 मंजिला बिल्डिंगें हैं, जो नॉर्मली लकड़ी से बनी हुई हैं या जो मिट्टी की ब्रिक्स ईंटें उनसे बनी कम्प्लीटली हैं। राजा का महल वो भी क्या वुड से बना है। इसके अलावा स्टोन से पूरा पूरा उसको डेकोरेट कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, और डिफरेंट टाइप के जहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो रखे गए हैं। तो इस प्रकार का जो डिटेल है वो किसने हमें बताया है, मेगस्थनीज ने बताया है, जो सेकुलर निकोटर का एक रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है, ग्रीक रूलर का। तो वो आकर इस सतह की इस प्रकार की यहाँ की पूरा जो मौर्य किंगडम था उसकी वेल्थ थी, इतना सारा किंगडम था इसका। अब देखिए हम बात करते हैं अशोक यूनिक रूलर क्यों था, इसमें स्पेशल बात क्या थी। तो देखिए जितने मौर्य रूलर्स हुए हैं, मेजर 3 रूलर्स मैन है इसमें, तो उसमें से ये अशोक है वो सबसे फेमस रूलर हैं। बात करते हैं, देखिए द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर वाज अशोका। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. Most of the Ashoka inscriptions were in Prakrit and written in the Brahmini script. देखिए अशोका थे ना, वो फेमस मौर्य रूलर रहे हैं, हमें पता है ये तो, ठीक है। पहली बात, दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने मैसेज, अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए क्या क्या इंस्क्रिप्शन यूज किया। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है शिलालेख, पत्थरों पे लिखना, ठीक है, या पिलर्स पे लिखने, ये पब्लिक को मैसेज देते थे इसके थ्रू। इसके अलावा हम बात करते हैं वो लैंग्वेज जो यूज़ करते थे, तो लैंग्वेज ऐसी हो जो लिसनर, जो सुनने वाले लोग होते हैं, यदि हम उनकी लैंग्वेज में बात बताएं तो वो समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या प्राकृतिक लैंग्वेज को उपयोग किया। अब प्राकृतिक लैंग्वेज क्या था, प्राकृतिक लैंग्वेज था लोकल लैंग्वेज।
जो कहीं पर भी जो लोग होते हैं जो अपनी लैंग्वेज बात करते हैं, जिस भी लैंग्वेज उसकी प्राकृति होते हैं, तो वैसे प्राकृतिक लैंग्वेज यूज की। इसके अलावा उन्होंने जो स्क्रिप्ट थी, हर लैंग्वेज को लिखने की एक अपनी स्क्रिप्ट होती है, तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट यूज की। जैसे आप देखते हैं हिंदी जो लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी, उसको लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं। ऐसे ही आप देखोगे उर्दू है तो उर्दू को आप राइट टू लेफ्ट की ओर लिखते हैं, ठीक है। हर की अपनी अपनी स्क्रिप्ट होती है ऐसे। अशोक वार इन कलिंग, अशोका का कलिंग वार, कलिंग जो उड़ीसा, उड़ीसा जो स्टेट आज उसका पुराना नाम क्या था, कलिंग, कलिंग नाम था, ठीक है। तो देखिए कलिंग इज द एंसेंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। अशोका fought a war to conquer Kalinga. However, he was so hurried when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. देखिए हम कलिंगा की बात करते हैं, उड़ीसा का जो कोस्ट एरिया उसका नाम कलिंगा है। तो अशोका ने क्या किया, कलिंगा पर अटैक किया था ऐसे, ठीक है। और अटैक करने के बाद क्या उस एरिया को पूरा उसने जीत लिया। तो वहाँ जाकर देखा तो इतनी सारी जो वायलेंस हुई थी, इतना सारा जो ब्लड गिर रहा था, कितने सारे लोग मर गए थे ऐसे ऐसे ना, तो उसको देख करके और उनका पूरा पूरा जो माइंड है कम्प्लीटली चेंज हो गया और हमेशा के लिए उन्होंने क्या कर दिया, लड़ाई छोड़ दी कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा ऐसे, दूसरे जो लोगों को ऐसे इस प्रकार से लोगों को मारना पीटना नहीं करेंगे ऐसे। तो हमेशा उनका पूरा आगे के लिए कि युद्ध पूरा कम्प्लीटली गिव अप कर दिया, त्याग दिया। तो देखिए किस प्रकार उन्होंने देखा उस कलिंग युद्ध के अंदर क्या है, उन्होंने खुद लिखा है ऐसे, दिस इज वोट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ इंस्क्रिप्शन। उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कलिंग युद्ध के बाद में, तो कलिंग युद्ध के बाद में उनको क्या बोलते हैं, द ग्रेट अशोका बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा उन्होंने इंस्क्रिप्शन में, ये बोल रहे हैं कि 8 साल राजा बनने के बाद मैंने कलिंगा पे अटैक किया और कलिंगा को जीत लिया। मतलब रूलर बनने के 8 साल बाद में अटैक किया और जीत लिया, ठीक है। इसमें लगभग 1.5 लाख लोग उसमें पकड़े गए और लगभग 1 लाख लोग मारे गए उस लड़ाई के अंदर। तो इतना सारा देखने के बाद मुझे दुख क्यों नहीं होगा, मतलब वो बताया कि मुझे दुख हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। क्यों हुआ, देखें इसका रीज़न क्या है कि जब कभी भी हम इंडिपेंडेंट लैंड को, किसी स्वतंत्र भूमि को यदि हम जीतते हैं, उसको करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग मरते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों को हम जेल में डाल देते हैं और इनमें से काफ़ी सारे ब्राह्मण भी होते हैं, काफ़ी सारे मॉन्क्स होते हैं, वो भी मर जाते हैं। मॉन्क्स जो पुजारी होते हैं, जो मठों में पूजा पाठ करते हैं वो, ठीक है। तो इसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं जो दयालु लोग, काइंड होते हैं, जो मतलब परोपकारी लोग होते हैं, उनके रिलेटिव होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके दास होते हैं, वो लोग भी सर्व नौकर होते हैं सारे वो भी मर जाते हैं, या उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनको नियर वन वो भी मर जाते हैं, जिनको काफ़ी लाइक करते हैं ऐसे से। तो इन देख कर को मैं काफ़ी ज़्यादा क्या है सैड हो गया, दुखी हुआ, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं इसके बजाय क्या करूँगा, धम मतलब होता है धर्म। अशोका का अपना सेपरेट, मतलब हम जिसको धर्म बोलते हैं उनका धम था ऐसे। तो अपना के खुद लोगों के, उनको यदि जीतने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए मैं क्या करूँगा, धम में विश्वास करूँगा। तो बोलते हैं कि आई बिलीव दैट विनिंग पीपल और थ्रू धम इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स। कि मैं यदि लोगों को मेरे धर्म के अनुसार लोगों को जीत लूँगा ना, विनिंग कर लूँगा, वो सबसे अच्छा होगा कंपेयर देन फोर्सली। यदि लड़ाई करके यदि इसको कब्जा करते हैं तो उसके बजाय क्या धर्म के बेस पर करते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। आगे लिखा है, आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट। और तो ये मैं मैसेज इसलिए लिख रहा हूँ, फ्यूचर के लिख रहा हूँ, कि मेरे बाद में मेरा बेटा या उसका बेटा आगे वो कभी भी लड़ाई ना करे, युद्ध ना करे, आगे युद्ध के बारे में सोचें। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम। और इसके अलावा उन्होंने वो ये भी ट्राई करें कि धम का आगे से आगे हम किस प्रकार से स्प्रेड कर सकें। तो धम का मतलब क्या, धर्म। अशोका का जो धर्म था ना, उसी का नाम धम बोलते हैं, ठीक है। वो प्राकृत लैंग्वेज थी ऐसे। हाउ डिड द कलिंगा वार ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोका एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर। धम इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म, ठीक है। तो ये धम है वो क्या प्राकृतिक वर्ड है जो संस्कृत के धर्म वर्ड से लिया गया है। तो ये उन्होंने पूरा लिखा था कि तो कम्प्लीटली कलिंग के जो युद्ध था उसके बाद में कम्प्लीटली उन्होंने युद्ध को त्याग दिया था।
देखिए आगे हम बात करते हैं। ये रामपुरा बुल है, देखिए आप देख सकते हो इसको, स्टोन को किस प्रकार से पूरा स्कल्पचर, स्टोन स्कल्पचर जो बात करते हैं, अच्छे से काट करके तराश करके इतना अच्छे से उसको बनाया गया है। तो ये मोरी पिलर में था जो रामपुरा बिहार में मिला है, और उसको फिर क्या कर दिया यहाँ से राष्ट्रपति भवन के अंदर उसको स्टेबलाइज कर दिया गया है। तो ये उस टाइम की जो आर्ट थी, कितनी अच्छी जो स्कल्पचर्स थे, हम उसको देख सकते हैं। देखिए आगे, वोट वाज अकबर सॉरी अशोकाधम। अशोकाधम में क्या था? अशोक जो धम मतलब धर्म में था। देखिए ये किसी वर्शिप या गॉड में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। अशोकाधम डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड और ए परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। ये विश्वास नहीं करते कि आप भगवान में विश्वास करो या किसी देवता में विश्वास करो या कोई सेक्रीफाई करो, ठीक है। बलिदान में विश्वास नहीं करते थे, पहली बात यह थी। दूसरा, ये ऐसे मानते थे कि जिस प्रकार एक जो फादर होता है अपने बच्चों को टीच करता है ना, बच्चों को जो एजुकेशन देता है घर के अंदर ऐसे, तो उसी प्रकार से क्या है, एक रूलर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी पब्लिक को उसी वे से देखें, उसी प्रकार से उनको इंस्ट्रक्ट दें। कभी भी फादर होते हैं अपने बच्चों के प्रति कभी भी वो मतलब उनकी जो रूल होते हैं या उनके जो मैसेज होते हैं कभी गलत नहीं हो सकते, उनके हमेशा अच्छे के लिए होते हैं। तो वैसे ही एक रूलर को होना चाहिए। इसके अलावा अशोक थे वो खुद भगवान बुद्ध के जो टीचिंग थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, मतलब उनको वो फॉलोअर थे, खुद मानते थे। देर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अशोक हाउस। अब मेन प्रॉब्लम क्या थी? अशोक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना चाह रहा था, अपना धर्म को प्रचार करना चाह रहा था, लेकिन उसकी स्टेट में प्रॉब्लम किस प्रकार की थी? देखिए तो ये प्रॉब्लम्स थी। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस सम टाइम्स लीड टू कन्फ्लिक्ट। उस स्टेट के अंदर अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे और कई बार के आपस में कन्फ्लिक्ट, विवाद हो जाते थे। एनिमल्स वर सेक्रीफाइड, पशुओं का बलि दी जाती थी। इसके अलावा 9 करोड़ जो सर्वेंट थे उनके साथ में इल ट्रीट किया जाता था, मतलब इक्वल उनको रेस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। इसके अलावा जो फैमिलीज में लड़ाइयाँ झगड़ा होते थे, पड़ोसियों के साथ में झगड़े होते थे, तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स थी वो अशोका के किंगडम में थी। अब अशोका ने क्या किया? कुछ ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जो धर्म को, जो उनका धर्म है उसको स्प्रेड कर सकें पूरी दुनिया में। तो ये दोनों क्वेश्चंस में आपके एक्सरसाइज देखोगे ना, तो देयर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अशोका किंगडम, तो ये भी है क्वेश्चंस है और ये भी है क्वेश्चन मीन्स वर अडॉप्टेड बाय अशोका स्प्रेड द मैसेज। आप आगे एक्सरसाइज में देखोगे ना तो ये इसके आंसर हैं पूरे तरह से। तो देखिए अपने जो धर्म को या धर्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने क्या किया? He appointed officials known as the धम्म महामंता who went from place to place teaching people about धम्म। देखिए उन्होंने कुछ ऑफिसर्स को रिक्रूट किए धम्म के प्रचार के लिए, तो उन्होंने बोलते थे धम्म महामंता। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और धम्म का प्रचार करते थे। अशोका got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officers to read हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इन देमसेल्फ। देखिए इसके अलावा अशोक ने क्या किया? काफ़ी सारे मैसेज थे वो स्टोन के ऊपर, पिलर्स के ऊपर भी लिखवाए और वहाँ पर ऐसे ऑफिसर्स लगाए कि कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग इलिटरेट हैं जो पढ़ नहीं सकते, तो उनको क्या करेंगे, वो लोग ऑफिसर्स हैं वो पढ़कर सुनाएंगे कि क्या लिखा है, जो राजा का किस प्रकार का मैसेज है। Ashoka sent messengers to spread idea about them to other lands such as Syria, Egypt, Greece and श्रीलंका। इसके अलावा उन्होंने मैसेंजर, जो लोग मैसेज को फॉरवर्ड करने वाले ऐसे लोग थे ना, तो उन लोगों को दूसरी जगह भेजा जो अपने धर्म का प्रचार करें, जिसमें सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस है, श्रीलंका है। ही बिल्ट रोड्स, डंग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज। कुछ पब्लिक के लिए अच्छे काम भी किया, जैसे हम सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए, इसके अलावा रेस्ट हाउस का कंस्ट्रक्शन किया। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स के लिए भी उन्होंने शुरू किया। तो ये सारे जो काम हैं वो सारे किसने किए हैं? अशोक ने किए, अपने जो धर्म को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए अशोका का जो मैसेज टू इस सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के लिए क्या है? देख सब्जेक्ट मतलब है अपने धर्म के लिए क्या है, वो किस प्रकार लोगों को, पब्लिक को बता रहे हैं। तो देखिए पीपल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड एंड व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न एंड व्हेन दे गो ऑन ए जर्नी। ये बताते हैं कि सोसाइटी में किस प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो है वो चीज़ें चल रही हैं, प्रैक्टिसेस चल रही हैं, डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड। और जैसे कोई लोग बीमार हो जाते हैं या उनके बच्चों की शादी होती है या कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई जर्नी पे जाते हैं, तो क्या करते हैं लोग? डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स करते हैं, कर्मकांड करते हैं।
These rituals are not useful if instead people observe other practices. This would be more fruitful. What are these other practices? देखिए वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार के जो रिचुअल्स आप कर रहे हो वो अच्छे नहीं हैं, ऐसे किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं होता। इसके अलावा आप कुछ और करो तो उससे क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। तो उन्होंने बताया ये प्रैक्टिस करने तो अच्छा होता है। दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव एंड सर्वेंट, जो लोग नौकर हैं या जो दास होते हैं तो उनके प्रति हमारा क्या, हम्बल हो, हम जेंटल हो। उन लोगों की, हम अपने से बड़े लोग उनका हम क्या करें, रेस्पेक्ट करें। जितने भी क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं डिफरेंट टाइप के, उनके साथ में हम अच्छा वेल ट्रीट करें। इसके अलावा जो ब्राह्मण्स हैं या जो मॉन्क्स हैं, जो मठ के अंदर है या ब्राह्मण लोग हैं, उनको हम क्या दें, गिफ्ट दें। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ऑन द रिलीजन और क्रिटिसाइज ऑन द रिलीजन। ये बात दोनों ही गलत है। यदि हम अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे धर्म की हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये दोनों गलत हैं। ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर रिलीजन, हमेशा सभी को क्या करना चाहिए, दूसरे धर्म की भी हमें क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ वन प्रेज वंस ऑन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ऑन रिलीजन। यदि एक है जो अपने धर्म की तो उसकी प्रेज कर रहा है काफ़ी, और दूसरे धर्म की क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उससे क्या होता है, खुद का धर्म ही है वो ही ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचता है। Therefore one should try to understand the main idea of another religion and respect it। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरे धर्म का आइडियाज़ हैं उसको भी हमें समझना चाहिए और उसका भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसी जो इंस्क्रिप्शन लिखा था, बहुत अच्छा इंस्क्रिप्शन लिखा अपनी ह्यूमन बीइंग के लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल रिलेशन के लिए, कितना अच्छा लिखा है। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने लिखा है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है वो आज भी हमें ये चीज़ें बताते हैं, इतनी सिखाते हैं कि हम सोसाइटी में किस प्रकार रहें। तो इनके जो मैसेज थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही हैं। इनके देखिए आप, मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और 100 ऑफ ईयर्स। देखिए सबसे पहले पुरानी जो स्क्रिप्ट है ब्राह्मणी है, तो इसमें आप देख सकते हो हम अलग अलग लेटर्स को किस प्रकार, जैसे इसमें ए लिखा है ना देवनागरी हिंदी में, इसको अर्ली ब्राह्मणी में किस प्रकार लिखते थे, बंगाली में और मलयालम तमिल में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, उस टाइम हम बात दुनिया में क्या हो रहा था हम बात करें तो लगभग जैसे आपको पता है जो मौर्य किंगडम था 2300 ईयर्स पहले शुरू हुआ है ना, तो उससे लगभग 100 साल पहले की बात करते हैं। तो यहाँ चाइना के अंदर है जो ग्रेट वॉल, दुनिया की सबसे जो लंबी दीवार है, उसको कंस्ट्रक्शन बनना शुरू हो गया था। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि चाइना के नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है ना, जैसे, तो वहाँ से काफ़ी सारे बाहर के जो पेस्टोरल पीपल थे, जो पशु चराने वाले लोग थे, वो आ जाते थे। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, पूरी वॉल बनाना शुरू कर दिया, दीवार काफ़ी बड़ी। और उसको बनाते हुए टाइम के साथ काफ़ी टाइम लगा, लगभग 2000 ईयर्स लगे कंप्लीट दीवार बनाने में, क्योंकि जो एम्पायर था उसकी जो बाउंड्री वो शिफ्ट होती गई ऐसे अलग अलग टाइम के अंदर से। और उसकी टोटल जो लेंथ है वो 6400 किलोमीटर है, पूरी स्टोन और ब्रिक से बनी हुई है। और इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके ऊपर पूरी रोड है, काफ़ी मतलब वाइड रोड भी है और उसकी हाइट भी है, दोनों चीज़ें ऐसे। इसमें कई सारे लोगों को उसमें काम किया, उन्होंने कई हज़ारों लोगों ने काम किया था। और इसमें जगह जगह पे क्या है, टावर बने हुए हैं सिक्योरिटी के लिए ऐसे पूरा। तो लगभग 100 से 200 मीटर के ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, ऐसे टावर मिलेंगे जो उसको देख सकते हैं लोग इधर उधर से ऐसे। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें एटीट्यूड है कि चाइनीज़ थे वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे डिफरेंट टाइप के। और अशोका का जो एरिया था या जो था वो कम्प्लीटली पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड उनका जो किंगडम रहा है, उनकी जो डिफरेंट टाइप की पॉलिसी रही है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का एक छोटा सा अच्छा सा चैप्टर है। ओके।